नमस्कार। एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 10 चैप्टर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट यानी कि संसाधन और विकास, हिंदी में चैप्टर एक्सप्लेनेशन का यह दूसरा पार्ट है। इससे पहले हमने इसी चैप्टर का पहला पार्ट को पूरे डिटेल में हिंदी में समझा चुके हैं, तो जिन्होंने उसको नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, वहाँ से पहले देख ले और फिर इस दूसरे पार्ट को देखें। इस पार्ट में हमें लैंड रिसोर्सेज से स्टार्ट करना है, यानी कि भू संसाधन से। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी टॉपिक ऊपर छूट गई थी, उसको देख लेते हैं। ये वाली पार्ट छूट गई थी, पेज खोल लीजिए अपने अपने। एट द इंटरनेशनल लेवल द क्लब ऑफ रोम एडवोकेटेड रिसोर्स कंजर्वेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन ए मोर सिस्टमेटिक वे इन 1968। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की पहली बार। सब्सिक्वेंटली इन 1974 गांधीयन फिलॉसफी वाज वंस अगेन प्रेजेंटेड बाय सुमेसर इन हिज बुक स्मॉल इज ब्यूटीफुल। मतलब कि तत्पश्चात 1974 में सुमेसर ने अपनी पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में इस विषय पर गांधी जी के दर्शन की एक बार फिर से पुनरावृत्ति की। The seminal contribution with respect to resource conservation at the global level was made by the Brundtland Commission report in 1987। 1987 में ब्रंटलैंड आयोग रिपोर्ट द्वारा वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण में मूलाधार योगदान किया गया। This report introduced the concept of sustainable development and advocated it as a means for resource conservation, which was subsequently published in a book entitled आवर कॉमन फ्यूचर। इस रिपोर्ट ने सतत पोषणीय विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की संकल्पना प्रस्तुत की और संसाधन संरक्षण की वकालत की, और यही रिपोर्ट बाद में आवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक से पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। अनदर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन वाज मेड एट द अर्थ समिट एट रियो डी जेनेरियो ब्राजील इन 1992। इसी संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण योगदान रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन द्वारा किया गया। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक लैंड रिसोर्सेज पर। लैंड रिसोर्सेज मतलब कि भू संसाधन। वी लिव ऑन लैंड, वी परफॉर्म आवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑन लैंड एंड वी यूज इट इन डिफरेंट वेज। हम भूमि पर रहते हैं, इसी पर अनेकों आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं और अलग अलग रूपों में इसका उपयोग करते हैं। दस लैंड इज ए नेचुरल रिसोर्स ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस। इस प्रकार से भूमि एक बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। इट सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन और संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित है। ये सब भूमि पर ही होता है। हाउएवर लैंड इज एन एसेट ऑफ ए फाइनाइट मैग्नीट्यूड, देयरफॉर इट इज इम्पोर्टेंट टू यूज द अवेलेबल लैंड फॉर वेरियस पर्पसेज विथ केयरफुल प्लानिंग। परंतु भूमि एक सीमित संसाधन है, इसलिए उपलब्ध भूमि का अलग अलग उद्देश्यों के लिए उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए। India has land under a variety of relief features, namely mountains, plateaus, plains and islands। भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ जैसे पर्वत, पठार, मैदान और द्वीप पाए जाते हैं। सभी से आप लोग परिचित होंगे। About 43% of the land area is plain, which provides facilities for agriculture and industry। लगभग 43% भू क्षेत्र मैदान है जो कृषि और उद्योग के विकास के लिए बहुत ही सुविधाजनक है। प्लेन एरिया जितना ज़्यादा रहेगा, कृषि का बढ़ावा उतना ज़्यादा होगा उधर, और उद्योग धंधे भी मैदानी इलाके में ज़्यादा होते हैं। माउंटेन्स अकाउंट फॉर 30% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कंट्री एंड एंश्योर पेरेनियल फ्लो ऑफ सम रिवर्स, प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर टूरिज्म एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। पर्वत जो है ये पूरे भू क्षेत्र के 30% भाग पर मतलब विस्तृत हैं और वे कुछ 12 मासी नदियों यानी कि पेरेनियल रिवर्स के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं। माउंटेन से ही नदियाँ निकलती हैं और इस प्रकार से पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ प्रदान करता है और इकोलॉजिकल एस्पेक्ट से भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है।
अबाउट 27% ऑफ द एरिया ऑफ द कंट्री इज द प्लेटू रीजन। देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा पठारी क्षेत्र है, प्लेटू रीजन से। इट पोसेस रिच रिजर्व्स ऑफ मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स एंड फॉरेस्ट्स। और इस क्षेत्र में खनिजों, जीवाश्म ईंधन और वनों का अपार संचय कोष है, मतलब कि रिजर्व्स है। अब है लैंड यूटिलाइजेशन, मतलब कि भू उपयोग। लैंड रिसोर्सेज आर यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पसेज। फर्स्ट इज फॉरेस्ट, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, दैट इज बैरन एंड वेस्टलैंड। लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेज, एग्जाम्पल बिल्डिंग्स, रोड्स, फैक्ट्रीज etc। मतलब कि भू संसाधनों का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों से किया जाता है। पहला है वन, दूसरा है कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि जैसे कि बंजर तथा कृषि आयोग भूमि, गैर कृषि परियोजना में लगाई गई भूमि जैसे इमारत, सड़क, उद्योग etc। तीसरा लैंड यूज है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फॉलो लैंड, परती भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि आयोग भूमि। उसमें है परमानेंट पैस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड्स, मतलब कि स्थायी चारगाहें और अन्य गोचर भूमि जहाँ पर गाय भैंस यानी कि कैटल्स ग्रेजिंग कर पाए। सेकंड है लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रोव्स नॉट इंक्लूडेड इन नेट सोन एरिया, मतलब अलग अलग पेड़ों और फसलों वाले पेड़ और उपवनों के अधीन भूमि जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल नहीं है। और तीसरा है कल्चरेबल वेस्ट लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स, मतलब कि कृषि योग बंजर भूमि जहां 5 से अधिक वर्षों से खेती न की गई हो। चौथा है फैलो लैंड, मतलब कि परती भूमि। करेंट फैलो यानी कि लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चरल ईयर, यानी कि वर्तमान परती जहां एक कृषि वर्ष या फिर उससे कम समय से खेती न की गई हो। बी में है अदर देन करेंट फैलो, यानी कि लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर द पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स, वर्तमान परती भूमि के अतिरिक्त अन्य परती भूमि जहां 1 से 5 कृषि वर्ष से खेती न की गई हो। फिफ्थ पे है नेट सोन एरिया, यानी कि शुद्ध बोया गया क्षेत्र जहां पे बुआई हो सके। एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाए तो वह सकल कृषित क्षेत्र कहलाता है, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया कहलाता है। जो एक साल में एक बार से अधिक बार बोया जाए जिस एरिया में और नेट सोन एरिया को मिला दिया जाए तो वो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाए लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, भारत में भू उपयोग प्रारूप। The use of land is determined both by physical factors such as topography, climate, soil types, as well as human factors such as population density, technological capability, and culture and traditions etc. भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों में भौतिक कारक यानी कि फिजिकल फैक्टर्स जैसे भू आकृति, टोपोग्राफी जिसको बोलते हैं, जलवायु यानी कि क्लाइमेट, और सॉइल टाइप्स मृदा के प्रकार, और भी मानवीय कारक जैसे जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता, संस्कृति और परंपराएं, ये सब शामिल है। यहाँ पर ये चार्ट दिया गया है लैंड यूज कैटेगरी 1960-61 में क्या था देख लीजिएगा, और 2014-15 का लेटेस्ट दिया हुआ है। यहाँ पर आप लोग इसे देख लीजिएगा, उस चार्ट को देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, वहाँ से यूनिट टेस्ट में सवाल पूछे जा सकते हैं। वैसे एमसीक्यू हर एक चैप्टर्स का एनसीईआरटी का कराया जाता है, तो आप लोग अपने अपने क्लास के चैनल से देख लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। लैंड यूज डेटा हाउएवर इज अवेलेबल ओनली फॉर 93% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया because the land use reporting for most of the northeast states except Assam has not been done fully। लेकिन भारत का क्षेत्रफल का 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, लेकिन इसके 93% भाग के ही भू उपयोग आंकड़े उपलब्ध है।
क्योंकि जो पूर्वोत्तर प्रांत है असम को छोड़कर और जितने स्टेट्स हैं उनके सूचित क्षेत्रों के बारे में जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है। मोरओवर सम एरियाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑक्युपाइड बाय पाकिस्तान एंड चाइना हैव आल्सो नॉट बीन सर्वेड। और इसके अलावा जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान और चीन अधिकृत क्षेत्र जो हैं उनके भूमि उपयोग का सर्वेक्षण भी नहीं हुआ है। इसी कारण से अभी हमारे पास 93% लैंड यूज का डेटा है। द लैंड अंडर परमानेंट पैस्चर हैज ऑल्सो डिक्रीज। स्थायी चारागाहों के अंतर्गत भी भूमि कम हुई है, ज़मीन कम हुई है। हाउ आर वी एबल टू फीड आवर ह्यूज कैटल पॉपुलेशन ऑन दिस पैस्चर लैंड एंड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट। तो जो पैस्चर लैंड कम हुई है तो बोल रहा है कि हमारे देश के इतने बड़े पशुधन की संख्या के लिए चारा कैसे उपलब्ध होगा, कैसे हम लोग समर्थ होंगे चारा उपलब्ध कराने में। मोस्ट ऑफ द अदर देन द करेंट फैलो लैंड्स आर आइदर ऑफ पुअर क्वालिटी और द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ सच लैंड इज वेरी हाई। वर्तमान में जो परती भूमि है इसके अतिरिक्त अन्य परती भूमि अनुपजाऊ है और इन पर फसलें उगाने के लिए कृषि लागत बहुत ज़्यादा है, कॉस्ट ज़्यादा है कृषि करने के लिए। Hence, these lands are cultivated once or twice in about 2 to 3 years, and if these are included in the net sown area, then the percentage of NSA in India comes to about 54% of the total reporting area. अतः इस भूमि में 2 या 3 वर्षों में इनको 1 या 2 बार बोया जाता है और यदि इसे शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल कर लिया जाता है तब भी भारत के कुल सूचित क्षेत्रों के लगभग 54% हिस्से पर ही खेती हो सकती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। द पैटर्न ऑफ नेट सोन एरिया वेरीज ग्रेटली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। शुद्ध बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत भी विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न होता है। देखते हैं। इट इज़ ओवर 80% ऑफ द टोटल एरिया इन पंजाब एंड हरियाणा and less than 10% in अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर एंड अंडमान निकोबार आइलैंड्स। कैसे देखिए, पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर खेती होती है, जबकि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 10% से भी कम क्षेत्र में बोआई होता है, मतलब कि वहाँ पर बोया जाता है। तो यहाँ से नेट सोन एरिया का पैटर्न वेरी कर रहा है एक स्टेट से अलग अलग स्टेट्स में। Forest area in the country is far lower than the desired 33% of the geographical area as it was outlined in the National Forest Policy 1952। हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र आउटलाइंड है। मतलब कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 के हिसाब से कुल ज्योग्राफिकल एरिया का 33% भाग वन होना चाहिए, लेकिन उससे हम लोग बहुत नीचे हैं अभी। इट वॉज कंसिडर्ड इसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ द इकोलॉजिकल बैलेंस। और 33% क्यों चाहिए? तो इकोलॉजिकल बैलेंस यानी कि पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि 33% ज्योग्राफिकल एरिया फॉरेस्ट एरिया का होना चाहिए। द लिवलीहुड ऑफ मिलियंस ऑफ पीपुल हु लिव ऑन द फ्रिंजेज ऑफ दिस फॉरेस्ट डिपेंड अपॉन इट। वन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लाखों लोगों की आजीविका इस पर निर्भर करती है। अ पार्ट ऑफ द लैंड इज टर्म्ड एज वेस्टलैंड एंड लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेज। भू उपयोग का एक भाग बंजर भूमि और दूसरा गैर कृषि प्रयोजन में लगाई गई भूमि कहलाता है। वेस्टलैंड इंक्लूड रॉकी, एरिड एंड डेजर्ट एरियाज एंड लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चर यूजेज इंक्लूड्स सेटलमेंट्स, रोड्स, रेलवे, इंडस्ट्री etc। यहाँ पे समझ लीजिए बंजर भूमि में क्या क्या आता है, तो पहाड़ी, चट्टानें, सूखी और मरुस्थलीय भूमि आती है, जबकि गैर कृषि प्रयोजन में लगाई गई भूमि में बस्तियाँ, सड़कें, रेल लाइन, उद्योग ये सब आते हैं। कॉन्टिन्यूअस यूज ऑफ लैंड ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट टेकिंग एप्रोप्रिएट मेजर्स टू कंजर्व एंड मैनेज इट हैज रिजल्टेड इन लैंड डिग्रेडेशन। लंबे समय तक लगातार भूमि संरक्षण और प्रबंधन की अवहेलना करने और लगातार इसका उपयोग करने के कारण भू संसाधन यानी कि लैंड रिसोर्सेज का नमनीकरण हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है।
दिस इन टर्न हैज सीरियस रिपरकशन ऑन सोसाइटी एंड द इन्वायरमेंट, और इसके कारण समाज और पर्यावरण पर गंभीर आपदा आ सकती है, आ भी रही है कहीं कहीं। अब आते हैं लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स, यानी कि भूमि नमनीकरण और संरक्षण उपाय। जो डिग्रेड हो रहा है लैंड, इसको कैसे कंजर्व करेंगे, इस चीज़ को इसमें पढ़ेंगे। वी हैव शेयर्ड आवर लैंड विद द पास्ट जनरेशंस एंड विल हैव टू डू सो विद द फ्यूचर जनरेशन टू। भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते आए हैं और आने वाली पीढ़ी भी इसकी उपयोग करेगी। 95% of our basic needs for food, shelter and clothing are obtained from land। हम भोजन, मकान और कपड़े की अपनी मूल आवश्यकताओं का 95% भाग भूमि से ही प्राप्त करते हैं। Human activities have not only brought about degradation of land but have also aggravated the pace of natural forces to cause damage to land। मानव कार्यकलापों के कारण न केवल भूमि का नमनीकरण हो रहा है, यानी कि डिग्रेडेशन हो रहा है, बल्कि भूमि का नुकसान पहुंचाने वाली प्राकृतिक ताकतों को भी बल मिल रहा है। सम ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग एंड क्वेरिंग टू हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली इन लैंड डिग्रेडेशन। कुछ मानव क्रियाओं जैसे कि वनोन्मूलन यानी कि डिफॉरेस्टेशन, बहुत ज़्यादा पशुचारण, खनन, ये सब भूमि के नमनीकरण में मुख्य भूमिका निभाते हैं। माइनिंग साइट्स आर अबेंडेंड आफ्टर एक्सकेवेशन वर्क इज कंप्लीट, लिविंग डीप स्केयर्स एंड ट्रेसेज ऑफ ओवरबर्डनिंग। आप लोग को पता नहीं होगा, लेकिन कुछ को पता होगा जो माइनिंग एरिया में रहते हैं, कि खनन करने के बाद खदानों वाले स्थानों को गहरी खाइयों और मलबे के साथ खुला छोड़ दिया जाता है। इन स्टेट्स लाइक झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा, डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग हैव कॉज्ड सीवियर लैंड डिग्रेडेशन। खनन के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में वनोन्मूलन भूमि नमनीकरण का कारण बना है। इन स्टेट्स लाइक गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, ओवरग्रेजिंग इज वन ऑफ द मेन रीजन्स फॉर लैंड डिग्रेडेशन। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अति पशुचारण भूमि नमनीकरण का मुख्य कारण है। इन द स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, ओवर इरिगेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन ड्यू टू वाटर लॉगिंग लीडिंग टू इंक्रीज इन सैलिनिटी एंड अल्कलिनिटी इन द सॉइल। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई भूमि नमनीकरण के लिए उत्तरदायी है। मतलब कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे सिंचाई होता है, तो वही कारण है। ज़्यादा सिंचाई करने से उत्पन्न जो वाटर लॉगिंग होता है वो भी भूमि नमनीकरण यानी कि लैंड डिग्रेडेशन के लिए उत्तरदायी है, जिम्मेवार है। द मिनरल प्रोसेसिंग लाइक ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन फॉर सीमेंट इंडस्ट्री एंड कैल्साइट एंड सोपस्टोन फॉर सिरेमिक इंडस्ट्री जनरेट ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डस्ट इन द एटमॉस्फेयर। खनिज प्रक्रियाएं जैसे सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर को पीसना और मिट्टी बर्तन उद्योग में चूने और सेलखड़ी के प्रयोग से बहुत अधिक मात्रा में वायुमंडल में धूल विसर्जित होती है। इट रिटार्ड्स द प्रोसेस ऑफ इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर इनटू द सॉइल आफ्टर इट सेटल्स डाउन ऑन द लैंड। और इसका कारण क्या होता है कि जब इसकी परत भूमि पर जम जाती है तो मिट्टी की जल सोखने की प्रक्रिया लगभग रुक जाती है। इन रिसेंट ईयर्स इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स एज वेस्ट हैव बिकम ए मेजर सोर्स ऑफ लैंड एंड वाटर पॉल्यूशन इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। पिछले कुछ वर्षों से देश के विभिन्न भागों में औद्योगिक जल निकास से बाहर आने वाले अपशिष्ट पदार्थ भूमि और जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत हैं। जो भी फैक्ट्रियों से, इंडस्ट्रीज से वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं, तो जल यानी कि पानी का प्रदूषण और भूमि का प्रदूषण का सबसे बड़ा सोर्स है ये। देयर आर मेनी वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। भूमि नमनीकरण की समस्याओं को सुलझाने के कई तरीके हैं। एफॉरेस्टेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग कैन हेल्प टू सम एक्सटेंट। वनारोपण और चारागाहों का उचित प्रबंधन इसमें कुछ हद तक मदद कर सकते हैं। प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट्स, कंट्रोल ऑन ओवरग्रेजिंग,
Stabilization of sand dunes by growing thorny bushes are some of the methods to check land degradation in arid areas. पेड़ों की शेल्टर बेल्ट, पशु चारण नियंत्रण और रेतीले टीलों को कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर स्थिर बनाने की प्रक्रिया से भी भूमि कटाव की रोकथाम जो शुष्क क्षेत्र हैं उनमें की जा सकती है। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्टलैंड्स, कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज, proper discharge and disposal of industrial effluents and wastage after treatment can reduce land and water degradation in industrial and suburban areas. बंजर भूमि के उचित प्रबंधन, खनन नियंत्रण और औद्योगिक जल को परिष्करण के पश्चात विसर्जित करके जल और भूमि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। आपको भी ये सब क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि हाउ टू कंट्रोल लैंड डिग्रेडेशन, तो ये सारे कुछ पॉइंट्स को लिखने होंगे आपको कि प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्टलैंड, कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज, प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स एंड वेस्टेज आफ्टर ट्रीटमेंट, ये सारे कुछ लैंड एंड वाटर डिग्रेडेशन को कम कर सकता है। अब आगे बढ़ते हैं सॉइल एज ए रिसोर्स को ऊपर। सॉइल इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण नवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है। It is the medium of plant growth and supports different types of living organism on the earth. यह पौधे के विकास का माध्यम है जो पृथ्वी पर अलग अलग प्रकार के जीवों का पोषण करती है। सभी को प्लांट से ही खाने मिलते हैं, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है ये सॉइल एज ए रिसोर्स। द सॉइल इज ए लिविंग सिस्टम। मिट्टी एक जीवंत तंत्र है। इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म सॉइल अप टू ए फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ। कुछ सेंटीमीटर गहरी मिट्टी बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। रिलीफ, पेरेंट रॉक और बेड रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ एंड टाइम आर इम्पोर्टेंट फैक्टर्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। मिट्टी बनने की प्रक्रिया में रिलीफ, पेरेंट रॉक, क्लाइमेट यानी कि जलवायु, वेजिटेशन यानी कि वनस्पति और अन्य जैव पदार्थ और समय मुख्य कारक होते हैं। वेरियस फोर्सेज ऑफ नेचर सच एज चेंज इन टेम्परेचर, एक्शंस ऑफ रनिंग वाटर, विंड एंड ग्लेशियर्स, एक्टिविटीज ऑफ डिकम्पोजर्स etc कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। प्रकृति के अनेकों तत्व जैसे तापमान परिवर्तन, बहते जल की क्रिया, पवन, हिमनदी और अपघटन क्रियाएं, ये सब मिट्टी बनाने की प्रक्रिया में योगदान देती है। केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेज विच टेक प्लेस इन द सॉइल आर इक्वली इम्पोर्टेंट। मिट्टी में होने वाले रासायनिक और जैविक परिवर्तन भी महत्वपूर्ण है। सॉइल ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक यानी कि ह्यूमस एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। मिट्टी में जैव यानी कि ह्यूमस और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थ होते हैं। फिगर 1.5 में देखने को बोल रहा है। ये रहा फिगर 1.5। ये टॉप सॉइल है। सब सॉइल जहाँ पर वेदर्ड रॉक, सैंड और सिल्ट क्ले होते हैं। ये पेरेंट रॉक मटेरियल और ये अनवेदर्ड पेरेंट रॉक यानी कि बेड रॉक। आगे देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन, कलर, थिकनेस, टेक्सचर, एज, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, द सॉइल्स ऑफ इंडिया आर क्लासिफाइड इन डिफरेंट टाइप्स। मिट्टी बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्वों, उनके रंग, गहराई, गठन, आयु और रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर भारत की मिट्टियों को निम्नलिखित प्रकार में क्लासिफाई किया जा सकता है। नीचे देखते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ सॉइल, मृदाओं का वर्गीकरण। इंडिया हैज़ वेरिड रिलीफ फीचर्स, लैंडफॉर्म्स, क्लाइमेटिक रियार्म्स एंड वेजिटेशन टाइप्स। भारत में अनेक प्रकार के रिलीफ फीचर्स, लैंडफॉर्म्स, जलवायु और वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। These have contributed in the development of various types of soil। और इस कारण से अनेक प्रकार की मृदाएं विकसित हुई हैं। एक एक करके देखते हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, केवल अभी के लिए नहीं, आगे के लिए भी। फर्स्ट पर है एलुवियल सॉइल यानी कि जलोढ़ मृदा। दिस इज द मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इम्पोर्टेंट सॉइल। यह मृदा विस्तृत रूप से फैली हुई है और यह देश की महत्वपूर्ण मृदा है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सॉइल है ये। इनफैक्ट द इंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स आर मेड ऑफ एलुवियल सॉइल।
वास्तव में संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना है। These have been deposited by the three important Himalayan river system, the Indus, the Ganga and the Brahmaputra। ये मिट्टियाँ हिमालय की तीन महत्वपूर्ण नदी तंत्रों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए सिल्टों से बनी है। These soils also extend in राजस्थान एंड गुजरात थ्रू ए नैरो कॉरिडोर। और ये एक संकरे गलियारे के द्वारा राजस्थान और गुजरात तक फैली है। Alluvial soil is also found in the eastern coastal plains, particularly in the deltas of the Mahanadi, Godavari, the Krishna and the Kaveri rivers। पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टा भी अलुवियल सॉइल से ही बने हैं। देखिए फिगर 1.6 में अलुवियल सॉइल का फिगर दिया हुआ है। आप लोग में से अधिकतर ये इस मिट्टी से परिचित होंगे। नॉर्दर्न प्लेन वाले एरिया में जो बच्चे रहते हैं वो इस मिट्टी से भली भांति परिचित होंगे। द अलुवियल सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोपोर्शंस ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। जलोढ़ मिट्टी में रेत, सिल्ट और क्ले के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। एज वी मूव इनलैंड्स टुवर्ड्स द रिवर वैलीज, सॉइल पार्टिकल्स अपीयर समवॉट बिगर इन साइज। जैसे हम नदी के मुहाने से घाटी में ऊपर की ओर जाते हैं तो मिट्टी के कणों का आकार बढ़ता चला जाता है। इन द अपर रीचेज ऑफ द रिवर वैली दैट इज नियर द प्लेस ऑफ द ब्रेक ऑफ स्लोप, द सॉइल्स आर कोर्स। नदी घाटी के ऊपरी भाग में जैसे ढाल भंग के समीप मोटे कण वाली मिट्टियाँ पाई जाती हैं। सच सॉइल्स आर मोर कॉमन इन द पिडमोंट प्लेन्स सच एज दुआर्स, चौज एंड तेराई। इस तरीके के मिट्टियाँ पर्वतों की तलहटी पर बने मैदानों जैसे द्वार, चो और तराई क्षेत्र में आमतौर पर पाई जाती हैं। अपार्ट फ्रॉम द साइज ऑफ देयर ग्रेन्स और कंपोनेंट्स, सॉइल्स आर आल्सो डिस्क्राइब ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज। कणों के आकार या घटकों के अलावा मिट्टियों की पहचान उनकी आयु से भी होती है। अकॉर्डिंग टू देयर एज, अलुवियल सॉइल्स कैन बी क्लासिफाइड एज ओल्ड अलुवियल यानी कि बंगर एंड न्यू अलुवियल यानी कि खादर। आयु के आधार पर जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की हैं। पहला पुराना जलोढ़ यानी कि बांगर और नया जलोढ़ यानी कि खादर। द बांगर सॉइल हैज हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैंकर नोडुल्स देन द खादर। बांगर मिट्टी में कंकर ग्रंथियों की मात्रा ज़्यादा होती है। इट हैज मोर फाइन पार्टिकल्स एंड इज मोर फर्टाइल देन द बांगर। खादर मिट्टी में बांगर मिट्टी की तुलना में ज़्यादा महीन कण पाए जाते हैं। ये सब याद रखिएगा। अलुवियल सॉइल्स एज ए होल आर वेरी फर्टाइल। जलोढ़ मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। नॉर्दर्न प्लेन वाला एरिया एग्रीकल्चरल बेल्ट भी है। मोस्टली दिज सॉइल्स कंटेन एडिक्वेट प्रोपोर्शन ऑफ पोटास, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम विच आर आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ शुगर केन, पैडी, व्हीट एंड अदर सीरियल एंड पल्स क्रॉप्स। अधिकतर अलुवियल सॉइल पोटास, फॉस्फोरस और चूना युक्त होती हैं जो इनको गन्ने, चावल, गेहूं और दूसरे अनाजों और दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त बनाती है। ड्यू टू इट्स हाई फर्टिलिटी, रीजन्स ऑफ अलुवियल सॉइल्स आर इंटेंसिवली कल्टिवेटेड एंड डेंसली पॉपुलेटेड। अधिक उपजाऊपन के कारण जलोढ़ मिट्टी वाले क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा खेती की जाती है और यहाँ जनसंख्या घनत्व भी बहुत ज़्यादा अधिक है। बिहार, यूपी ये सारे कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। सॉइल्स इन द ड्रायर एरियाज आर मोर अल्कलाइन एंड कैन बी प्रोडक्टिव आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड इरिगेशन। सूखे क्षेत्रों की मिट्टियाँ अधिक क्षारीय होती हैं, अल्कलाइन होती है और इन मिट्टियों का सही उपचार और सिंचाई करके इनकी पैदावार बढ़ाई जा सकती है। सॉइल टेस्टिंग बेसिकली होता है। अब आते हैं ब्लैक सॉइल पर यानी कि काली मिट्टी। दिज सॉइल्स आर ब्लैक इन कलर एंड आर आल्सो नोन एज रेग्यूर सॉइल। ये जो मिट्टियाँ होती हैं इनका रंग काला होता है और इन्हें रेगर मिट्टी भी कहा जाता है। ब्लैक सॉइल इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड इज आल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत ही उचित होती है और इसी कारण से इसे काली कपास मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है।
It is believed that climatic condition along with the parent rock material are the important factors for the formation of black soil। और ये माना जाता है कि जलवायु और जनक शैलों यानी कि पेरेंट रॉक मटेरियल इनने काली मिट्टी के बनने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज टिपिकल ऑफ द डेक्कन ट्रैप यानी कि बसाल्ट रीजन स्प्रेड ओवर नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेट्यू एंड इज मेड अप ऑफ लावा फ्लोज। इस प्रकार की मिट्टियाँ दक्कन पठार यानी कि बसाल्ट क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती है और लावा जनक शैलों से बनी होती है, लावा फ्लोज से बनी होती है। दे कवर द प्लेटूज ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ एंड एक्सटेंड इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन अलोंग द गोदावरी एंड कृष्णा वैलीज। ये मिट्टियाँ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र मतलब कि गुजरात का सौराष्ट्र वाला क्षेत्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार पर पाई जाती है और ये दक्षिण पूर्वी दिशा में गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटियों तक फैली है। देखिए ये ब्लैक सॉइल है। द ब्लैक सॉइल्स आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन दैट इज क्ले मटेरियल। काली मिट्टी बहुत महीन कणों यानी कि मृत्तिका से बनी है, क्ले मटेरियल से बनी है। दे आर वेल नोन फॉर देयर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर और इसकी नमी धारक करने की क्षमता बहुत होती है। इन एडिशन दे आर रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट्स सच एज कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास एंड लाइम। नमी धारण के अलावा इस मिट्टी में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होती है ये मिट्टियाँ। दिस सॉइल्स आर जनरली पुअर इन फॉस्फोरिक कंटेंट्स, लेकिन इनमें फॉस्फोरस की मात्रा कम होती है। दे डेवलप डीप क्रैक्स ड्यूरिंग हॉट वेदर विच हेल्प्स इन द प्रॉपर एरेशन ऑफ द सॉइल। गर्म और शुष्क मौसम में इन मिट्टियों में गहरी दरारें पड़ जाती हैं जिससे इनमें अच्छी तरह वायु मिश्रण हो जाता है। अभी फिगर में देखे भी दरार पड़ी हुई मिट्टी। These soils are sticky when wet and difficult to work on unless tilled immediately after the first shower or during the pre-monsoon period। गीली होने पर ये मिट्टियाँ चिपचिपी हो जाती हैं और इनको जोतना यानी कि टिलिंग मुश्किल हो जाता है, इसीलिए इसकी जुताई मानसून के स्टार्ट होने की पहली बौछार से ही शुरू कर दी जाती है। अब है रेड एंड येलो सॉइल, लाल और पीली मिट्टी। Red soil develops on crystalline igneous rocks in areas of low rainfall in the eastern and southern parts of the Deccan Plateau। लाल मिट्टी दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में रवेदार आग्नेय चट्टान यानी कि क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई है। येलो एंड रेड सॉइल्स आर आल्सो फाउंड इन पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, छत्तीसगढ़, साउदर्न पार्ट्स ऑफ द मिडिल गंगा प्लेन एंड अलॉन्ग द पिडमोंट जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ये मिट्टियाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो आप लोग सारे मिट्टियों के टाइप्स के लोकेशन यानी कि कहाँ पाई जाती है इसको ज़रूर से ध्यान से समझिए और याद रखिएगा। आंसर राइटिंग में कोट करने में ये बहुत काम आएगा। बोल रहा है कि लाल और पीली मिट्टी उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाट में पहाड़ी पर पाई जाती है। These soils develop a reddish color due to diffusion of iron in crystalline and metamorphic rocks। इन मिट्टियों का लाल रंग रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु के प्रसार के कारण होता है। मतलब कि आयरन का डिफ्यूजन क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक रॉक में होने की वजह से लाल कलर का ये मिट्टी हो जाती है। इट लुक्स येलो व्हेन इट अकर्स इन ए हाइड्रेटेड फॉर्म। और इनमें पीला रंग जलयोजन के कारण होता है, हाइड्रेशन के कारण हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा लैटेरिएट सॉइल। लैटेरिएट हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेटर विच मीन्स ब्रिक। लैटेरिएट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है जिसका अर्थ है ईंट। द लैटेरिएट सॉइल डेवलप्स अंडर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विथ अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन। लैटेरिएट सॉइल का निर्माण उष्णकटिबंधीय और उपकोष्ठकटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में
आर्द्र तथा शुष्क मतलब कि वेट और ड्राई ऋतुओं के एक के बाद एक आने के कारण होता है। दिस सॉइल इज द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हेवी रेन। यह भारी वर्षा के कारण, बहुत ज़्यादा लीचिंग के कारण यह मिट्टी बनता है। लैटेराइटिक सॉइल्स आर मोस्टली डीप टू वेरी डीप, एसिडिक यानी कि pH वैल्यू लेस देन 6, generally deficient in plant nutrients and occur mostly in southern states, western Ghats region of Maharashtra, Odisha, some part of West Bengal and northeast regions। लैटेरिएट सॉइल जो है ये अधिकतर गहरी और अम्लीय यानी कि pH स्केल पर 6 से नीचे होती है और इसमें सामान्यतः पौधे के पोषक तत्वों की कमी होती है। और ये पाई किधर जाती है तो अधिकतर दक्षिणी राज्यों, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट क्षेत्रों, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के कुछ भागों और उत्तर पूर्वी यानी कि नॉर्थ ईस्ट प्रदेशों में पाई जाती है। वेयर दिज सॉइल सपोर्ट डेसिडिवस एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट, इट इज ह्यूमस रिच बट अंडर स्पार्स वेजिटेशन एंड इन सेमी एरिड इन्वायरमेंट इट इज जनरली ह्यूमस पुअर। जहाँ इस मिट्टी में पर्णपाती और सदाबहार वन मिलते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं, वहाँ इसमें ह्यूमस पर्याप्त रूप में पाया जाता है। अगर सदाबहार फॉरेस्ट होगा तो ह्यूमस पर्याप्त वहाँ पर होगा ही। लेकिन अगर विरल वनस्पति और अर्धशुष्क यानी कि सेमी एरिड और लेस वेजिटेशन वाले एरिया में इसमें ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है, ह्यूमस पुअर होता है ये। दे आर प्रोन टू इरोजन एंड डिग्रेडेशन ड्यू टू देयर पोजिशन ऑन द लैंडस्केप। स्थल रूपों पर उनकी स्थिति के अनुसार उसमें अपरदन और भूमि निम्नीकरण की संभावना होती है, इरोजन और डिग्रेडेशन का संभावना होता है। आफ्टर एडॉप्टिंग एप्रोप्रिएट सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स particularly in the hilly areas of Karnataka, Kerala and Tamil Nadu, this soil is very useful for growing tea and coffee। मिट्टी संरक्षण की उचित तकनीक अपनाकर इन मिट्टियों पर कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में चाय और कॉफ़ी उगाई जाती है। रेड लैटेराइट सॉइल्स इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला आर मोस्ट सुटेबल फॉर क्रॉप्स लाइक कैशोनट। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की लाल लैटेराइट सॉइल्स काजू की फसल के लिए बहुत ही अधिक उपयुक्त है। नेक्स्ट है हमारा एरिड सॉइल यानी कि मरुस्थलीय मृदा। एरिड सॉइल्स रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर। जो मरुस्थलीय मृदाएं होती हैं इनका रंग लाल और भूरा होता है। दे आर जनरली सैंडी इन टेक्सचर एंड सैलाइन इन नेचर। ये मिट्टियाँ आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती है। इन सम एरियाज द सॉल्ट कंटेंट इज वेरी हाई एंड कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय इवापोरेटिंग द वाटर। कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतनी अधिक होती है कि झीलों से जल वाष्पीकरण करके खाने का नमक भी बनाया जाता है। झीलों से, सोचिए समुद्र से बनता है, यहाँ पर झीलों से भी बना लिया जाता है। ड्यू टू द ड्राई क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर, इवेपोरेशन इज फास्टर एंड द सॉइल लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर। शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जल वाष्पन दर अधिक है और मिट्टियों में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। द लोअर होराइजन्स ऑफ द सॉइल आर ऑक्युपाइड बाय कंकर बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड्स। मिट्टी की सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है और नीचे की परतों में चूने के कंकर की सतह पाई जाती है। द कंकर लेयर फॉर्मेशंस इन द बॉटम होराइजन्स रेस्ट्रिक्ट द इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। इसके कारण क्या होता है कि मिट्टी में इनफिल्ट्रेशन रुक जाता है। आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन दिस सॉइल्स बिकम कल्टिवेबल एज हैज बीन इन द केस ऑफ वेस्टर्न राजस्थान। इस मिट्टी को सही तरीके से सिंचित करके खेती योग्य बनाया जा सकता है, जैसा कि पश्चिमी राजस्थान में हो रहा है। ये है हमारा एरिड सॉइल। अब आता है फॉरेस्ट सॉइल यानी कि वन मृदा। These soils are found in the hilly and mountainous area where sufficient rain forests are available। ये मिट्टियाँ आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध है। The soil's texture varies according to the mountain environment where they are formed।
इन मिट्टियों के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है। दे आर लोमी एंड सिल्टी इन वैली साइड्स एंड कोर्स ग्रेन्ड इन द अपर स्लोप्स। नदी घाटियों में ये मिट्टियाँ दोमट और सिल्टदार होती है, जबकि ऊपरी ढालों पर इनका गठन मोटे कणों का होता है। इन द स्नो कवर्ड एरियाज ऑफ हिमालयाज these soils experience denudation and are acidic with low humus content। हिमालय के हिमाच्छादित क्षेत्रों में इन मिट्टियों का बहुत अपर्दन होता है और ये बहुत ज़्यादा एसिडिक और ह्यूमस रहित होती है। The soils found in the lower parts of the valleys, particularly on the river terraces and alluvial fans, are fertile। नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों, विशेषकर नदी सोपानों और जलोढ़ पंखों यानी कि अलुवियल फैंस, इनमें ये मिट्टियाँ उपजाऊ होती है। इस तरीके से हमने सॉइल टाइप्स ख़त्म किया यहाँ पर। अब हमारा टॉपिक है सॉइल इरोजन और सॉइल कंजर्वेशन यानी कि मृदा अपरदन और मृदा संरक्षण। द डेनडेशन ऑफ द सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब्ड एज सॉइल इरोजन। होता क्या है सॉइल इरोजन? तो मिट्टी के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मिट्टी अपरदन कहा जाता है, सॉइल इरोजन बोलते हैं उसको। द प्रोसेसेज ऑफ सॉइल फॉर्मेशन एंड इरोजन गो ऑन साइमल्टेनियसली एंड जनरली देयर इज ए बैलेंस बिटवीन द टू। मिट्टी के बनने और अपरदन की क्रियाएं आमतौर पर साथ साथ चलती है और दोनों में संतुलन होता है। Sometimes this balance is disturbed due to human activities like deforestation, overgrazing, construction and mining etc। कभी कभी मानवीय क्रियाओं जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग यानी कि अति पशुचारण, निर्माण और खनन, इन सब से कई बार यह संतुलन भंग हो जाता है। While natural forces like wind, glacier and water लीड टू सॉइल इरोजन, जबकि प्राकृतिक तत्व जैसे विंड यानी कि पवन, हिमनदी और जल मृदा अपरदन करते हैं। मतलब कि नेचुरल फोर्सेज जैसे कि हवा, तेज हवा या फिर ग्लेशियर्स या पानी, ये सब से भी सॉइल इरोजन होता है। मिट्टी यहाँ की है, तेज हवा की वजह से उड़कर कहीं और चली गई तो सॉइल इरोजन हो गया, या फिर तेज पानी के बहाव के कारण भी सॉइल इरोजन होता है। द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्ले सॉइल्स एंड मेक्स डीप चैनल्स एज गलीज। बहता जल मृत्तिकायुक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है जिन्हें गलीज बोलते हैं। द लैंड बिकम्स अनफिट फॉर कल्टिवेशन एंड इज नोन एज बैड लैंड। और ऐसी भूमि जोतने योग नहीं रहती है, इसीलिए इसको उत्खात भूमि यानी कि बैड लैंड कहते हैं। इन द चंबल बेसिन सच लैंड्स आर कॉल्ड रेवाइन्स। चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को रेवाइन यानी कि खंड भूमि कहा जाता है। समटाइम्स वाटर फ्लोज एज ए सीट ओवर लार्ज एरिया डाउन ए स्लोप। कई बार जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। इन सच केसेज द टॉप सॉइल इज वाश्ड अवे। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है। दिस इज नोन एज सीट इरोजन। इसे चादर अपरदन कहते हैं। विंड ब्लोज लूज सॉइल ऑफ फ्लैट और स्लोपिंग लैंड नोन एज विंड इरोजन। पवन द्वारा मैदान या फिर ढाले क्षेत्र से मिट्टी को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को विंड इरोजन कहते हैं। सॉइल इरोजन इज ऑल्सो काउज्ड ड्यू टू डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग। कृषि के गलत तरीकों से भी सॉइल इरोजन होता है। प्लॉइंग इन ए रॉन्ग वे that is up and down the slope form channels for the quick flow of water leading to soil erosion। गलत ढंग से हल चलाने जैसे ढाल पर ऊपर से नीचे की ओर हल चलाने से वाहिकाएं बन जाती है, मतलब चैनल बन जाता है, और इसके अंदर से बहता हुआ पानी आसानी से मिट्टी का कटाव करता है। प्लॉइंग along the contour lines can decelerate the flow of water down the slopes।
ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है। दिस इज कॉल्ड कॉन्टर प्लोइंग। इसे ही समोच्च जुताई यानी कि कॉन्टर प्लोइंग कहा जाता है। स्टेप्स कैन बी कट आउट ऑन द स्लोप्स मेकिंग टेरेसेज। ढाल वाली भूमि पर सोपान बनाए जा सकते हैं। टेरेस कल्टीवेशन रेस्ट्रिक्ट्स इरोजन। सोपान कृषि अप्रदन को नियंत्रित करती है, मतलब इरोजन को कम करती है। वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयाज हैव वेल डेवलप्ड टेरेस फार्मिंग। पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान यानी कि सीढ़ीदार खेती काफ़ी विकसित है। लार्ज फील्ड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स। बड़े खेतों को पट्टियों में बांटा जाता है। स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स। फसलों के बीच में घास की पट्टियाँ उगाई जाती हैं। दिस ब्रेक्स अप द फोर्स ऑफ द विंड। और ये करता क्या है, तो ये हवा के द्वारा जो फोर्स यानी कि बल लगाता है उसको कमज़ोर करता है। दिस मेथड इज नोन एज स्ट्रिप क्रॉपिंग। इस तरीके को पट्टी कृषि बोलते हैं। प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर also वर्क इन ए सिमिलर वे। पेड़ों को कतारों में लगाकर शेल्टर बेल्ट बनाना भी हवा की गति कम करता है। रोज ऑफ सच ट्रीज आर कॉल्ड शेल्टर बेल्ट्स। इनको शेल्टर बेल्ट कहा जाता है। दीज शेल्टर बेल्ट्स हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स एंड इन स्टेबलाइजिंग द डेजर्ट इन वेस्टर्न इंडिया। इस तरीके के जो रक्षक पट्टियाँ होती है ये पश्चिम भारत में रेत के टीलों के स्थायीकरण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। लास्ट टॉपिक देखते हैं। यहाँ पर स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट यानी कि भारत के पर्यावरण की दशा बता रहा है। देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन देख लेते हैं। द विलेज ऑफ सुखमाजिरी एंड द डिस्ट्रिक्ट ऑफ झाबुआ हैव शोन दैट इट इज पॉसिबल टू रिवर्स लैंड डिग्रेडेशन। सुखमाजरी गांव और झाबुआ ज़िले जो कि मध्य प्रदेश का है, इसमें यह कर दिखाया कि भूमि नमनीकरण प्रक्रिया को पलटा जा सकता है। ट्री डेंसिटी इन सुखमोजरी इंक्रीज फ्रॉम 13 पर हेक्टेयर इन 1976 टू 1272 पर हेक्टेयर इन 1992। बहुत ज़्यादा बदलाव है। सुखमोजरी में वृक्ष घनत्व 1976 में 13 प्रति हेक्टेयर था, जो कि 1992 में बढ़कर 1272 प्रति हेक्टेयर हो गया। बहुत ज़्यादा है। रीजनरेशन ऑफ द इन्वायरमेंट लीड्स टू इकोनॉमिक वेलबींग्स एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रेटर रिसोर्स अवेलेबिलिटी, इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चर एंड एनिमल केयर एंड कॉन्सिक्वेंटली इंक्रीज इनकम। पर्यावरण के पुनर्जनन से अधिक संसाधन उपलब्धता, कृषि और पशुपालन में सुधार के परिणाम स्वरूप आमदनी बढ़ती है और समाज में आर्थिक समृद्धि आती है। इन सब चीज़ से आमदनी बढ़ती है और घरों में, समाजों में आर्थिक समृद्धि आती है। एवरेज एनुअल हाउसहोल्ड इनकम इन सुखमोजरी रेंज फ्रॉम ₹10,000 to 15,000 बिटवीन 1979 टू 1984। देखिए आमदनी बढ़ी है। इस तरीके से ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। 2 पार्ट में इस चैप्टर को पूरा किया गया है। पूरे हिंदी में डिटेल में समझाया गया है। जिन्होंने पहला वाला अभी भी नहीं देखा है तो वो लोग देख ले और दोनों को इकट्ठा पूरे चैप्टर को समझ लें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि सभी को इस चैप्टर को समझने में सहूलियत हो। आप ही की भाषा हिंदी में इसको समझाई जाती है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए अगले चैप्टर के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।